कहानी की शुरुआत समंदर से उठते एक भयानक तूफान से होती है, लेकिन इस बार आसमान से पानी नहीं बल्कि प्लास्टिक और कचरा बरस रहा होता है। उसी वक्त सड़क पर एक गाड़ी चल रही होती है जिसमें बारबरा और उसकी बेटी मौजूद है। यह अजीब और डरावना मंजर देखकर बारबरा अपने एक्स हस्बैंड बकले को फोन करती है। बकले फोन उठाते ही घबराकर कहता है, तुरंत वापस लौट आओ। लेकिन तभी रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता है। हालात बिगड़ते देख बारबरा अपनी बेटी से कहती है कि वो पास की बिल्डिंग के अंदर भाग जाए। अचानक बाहर खड़े बकले की नजर पड़ती है कि उसकी बेटी के ऊपर एक भारी एंकर गिरने वाला है। बिना सोचे समझे वो दौड़ता है और आखिरी पल में अपनी बेटी को बचा लेता है। थोड़ी ही देर में बारबरा भी वहां पहुंच जाती है और इस अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। अथॉरिटीज के पास इस अजीब हालात को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। लोग बस आसमान की तरफ देखते रह गए जो पूरी तरह प्लास्टिक से भरा हुआ था। समंदर से निकले कचरे के साथ एक नामुमकिन चीज भी सामने आई, टाइटैनिक। 114 साल बाद वो आखिरकार न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी थी। इन सब अजीब घटनाओं की शुरुआत तब हुई जब कुछ मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने गए। जैसे ही उन्होंने जाल डाला, मछलियों के साथ एक अजीब समुद्री जीव भी उसमें फंस गया। इसके बाद हम बकले को देखते हैं जिसे समंदर में तेल लीक होने की खबर मिलती है। उसे ब्रिटिश फौज के साथ मिलकर सफाई मिशन पर जाना होता है। मिशन से पहले वो लंदन से होकर जाता है ताकि अपनी बेटी करबी को सुरक्षित उसकी माँ के पास छोड़ सके। बेटी और एक्स वाइफ को अलविदा कहकर वो सार्जेंट हेना के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है और मिलिट्री प्लेन में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचता है जहां उस समुद्री जीव की डेड बॉडी रखी होती है। वहां बताया जाता है कि यह जीव समंदर के किनारे से करीब 3 मील दूर मिला था। मछुआरों ने जैसे ही उस मॉन्स्टर को जाल से निकलते देखा, घबराकर उसे गोली मार दी। बाद में उन्होंने उसके शरीर को इंटरनेट पर बेचने की कोशिश की, लेकिन सही वक्त पर कर्नल ने एक्शन लिया। पूरा मामला दबा दिया गया और वह बॉडी आर्मी के लिए खरीद ली गई। पियर्स बताता है कि ऐसे समुद्री जीवों का जिक्र बहुत पुरानी कहानियों में मिलता है। इन्हें होमो इक्वा कहा जाता था। जब साइंटिस्ट्स ने बॉडी की जांच की तो उन्हें उसके गले के नीचे एक मोती मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले मिले एक और स्पेसिमेन में था। समंदर के नीचे रहने वाले इन जीवों से संपर्क करने के लिए आर्मी ने पहाड़ों में कैंप लगाए और एक मशीन से सिग्नल भेजे। रात होने पर जब बाकी सब सो गए तो मॉर्गन और सारा को उस बॉडी की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। रात करीब 2:10 बजे दोनों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। अचानक जमीन में पानी भरने लगता है और सारा आगे बढ़ते हुए ढंसने लगती है। मॉर्गन उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी किसी ताकतवर चीज ने सारा को जोर से नीचे खींच लिया। कुछ ही सेकंड में मॉर्गन भी उसी तरह जमीन के नीचे खींच गया। नीचे जाने से पहले वह मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन कोई समय पर नहीं पहुंच पाता। तभी पता चलता है कि वह बॉडी भी गायब हो चुकी है। अचानक अलार्म बज उठता है और पूरा कैंप जाग जाता है। जनरल जब टेंट में पहुंचता है तो मॉर्गन और सारा दोनों गायब होते हैं। रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन रेडियो भी जमीन के नीचे दबा हुआ मिलता है। मॉन्स्टर्स के जाते ही जमीन फिर से सख्त हो चुकी थी। जब पियर्स नीचे झुककर देखता है तो उसे मॉर्गन का हाथ मिलता है। उसी पल बार्कले समझ जाता है कि उसे बेहद खतरनाक मिशन पर भेजा गया है। वह पूछता है, ये कौन सा जीव है? हैना बताती है कि उनकी टीम का काम ही ऐसे अनजान जीवों से संपर्क करना है, लेकिन होमो इक्वा कोई एलियन नहीं है। वे इंसानों से भी पहले धरती पर थे और हजारों सालों तक समंदर के नीचे छुपे रहे। अब वे फिर से जाग चुके हैं और इस प्लेनेट को वापस लेना चाहते हैं। उसी रात आर्मी एक होमो इक्वा को समंदर से बीच की तरफ आते हुए देखती है। जनरल अपने फौजियों को बंदूकें नीचे रखने को कहता है क्योंकि वह लड़ना नहीं, बात करना चाहता है। ट्रांसलेशन डिवाइस की मदद से पियर्स उस क्रिएचर से बात करता है और उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। वह क्रिएचर गुस्से में होता है क्योंकि उसके एक आदमी को मछुआरों ने मार दिया था। पियर्स जवाब देता है कि उसने भी अपने 2 फौजी खो दिए हैं। आखिरकार दोनों के बीच एक पीस एग्रीमेंट होता है ताकि दोनों गुट एक दूसरे को मारना बंद करें। लेकिन जाते जाते वह फिशमैन कहता है कि उसके लोग छुपकर जीते जीते थक चुके हैं। उसी पल दुनिया भर में लोग पहली बार होमो इक्वा को खुलेआम देखते हैं। उनका साफ कहना होता है वे इंसानों से पहले इस धरती पर थे और यह दुनिया उनकी भी है। दोनों प्रजातियों की पहली ऑफिशियल मीटिंग लंदन में रखी जाती है। इसके लिए वाटरवे नाम का एक खास ब्रिज बनाया जाता है जो जमीन और पानी को जोड़ता है। सबके तैयार होते ही केट इंजीनियर्स को वाटरवे चालू करने का आदेश देती है। होमो इक्वा के साथ 3 और अजीब जीव आते हैं, एक विशाल मछली, एक जल परी और एक इंसान जैसी दिखने वाली औरत। कुछ ही वक्त में साल्ट इंसानों की भाषा समझने लगती है। मीटिंग की शुरुआत में साल्ट बताती है कि वह खुद क्यों आई है। कुछ समय पहले उसके बच्चे होने वाले थे, लेकिन इंसानी जहाज से फैले तेल ने उस जगह को जहरीला बना दिया। माहौल शांत करने के लिए जनेथन कहता है कि इंसान अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन साल्ट उसे नजरअंदाज कर देती है। वह कहती है कि वह सिर्फ बर्क से बात करेगी क्योंकि वही अकेला इंसान था जिसने मरे हुए होमो इक्वा को इज्जत दी थी। ये जानने के लिए
कि होमो एक्वा बर्ग को ही अपना एम्बेसडर क्यों बनाना चाहते हैं, केट उससे लंबी पूछताछ करती है। उसकी जिंदगी के हर पुराने किस्से को खंगाला जाता है। जनेथन को एम्बेसडर बनाने की कोशिश फेल हो जाती है क्योंकि साल्ट साफ कह देती है कि वह सिर्फ बर्ग से ही बात करेगी। इसी वजह से यूनिट की प्रेसिडेंट बर्ग से कहती है कि वह उसे इस रोल के लिए तैयार करेंगी। जब बर्ग उस होटल में पहुंचता है जहां उसे कुछ दिन रुकना है तो वहां भारी सिक्योरिटी देखकर वह चौंक जाता है। उसके कमरे में उसकी बेटी और एक्स वाइफ पहले से मौजूद होती हैं। बारबरा को जब पता चलता है कि बर्ग को होमो एक्वा के साथ नेगोशिएशन के लिए चुना गया है तो वह हैरान रह जाती है। उधर केट लगातार यही सोच रही होती है कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो लड़ाई छिड़ सकती है। तय समय पर बर्ग मीटिंग के लिए पहुंचता है। शुरुआती बातचीत के बाद साल्ट अचानक थेम्स नदी का एक गिलास पानी मांगती है। एजेंट्स तुरंत पानी लाने चले जाते हैं। जैसे ही पानी कमरे में आता है बर्ग वह गिलास उठाकर साल्ट को देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साल्ट कहती है यह पानी तुम्हारे लिए है। यह सुनते ही बर्ग सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। पानी पीने की बजाय वह स्क्रीन पर लिखी स्पीच पढ़ने लगता है। साल्ट उसे रोक देती है। वह कहती है कि उसे रटी रटाई बातें नहीं चाहिए। तब बर्ग स्क्रिप्ट छोड़ देता है और साफ बोलता है कि पानी और मिट्टी का गंदा होना इंसानों की गलती है। अपने लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए वह मानता है कि इंसानों ने धरती को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब वे उसे सुधारना चाहते हैं। बर्ग की सच्ची बात सुनकर साल्ट कहती है मुझे तुम पसंद आए। उसी रात होटल के कमरे में बर्ग अपनी बेटी को जागते हुए देखता है। वह समझ जाता है कि उसे नींद नहीं आ रही और वह परेशान है। असल में उसे अपने पापा की चिंता हो रही थी। बर्ग उससे कहता है कि वह उसे कल घर भिजवा देगा ताकि वह इस सब से दूर रहे, लेकिन कभी जवाब देती है मैं अपने पापा के पास ही रहना चाहती हूँ। अगली सुबह तीसरी मीटिंग में बर्ग बताता है कि दुनिया के सभी देशों के लीडर्स, क्लाइमेट साइंटिस्ट और बड़ी कंपनियां मिलकर समंदर को साफ करने का प्लान बना रहे हैं। डाटा के हिसाब से साल 2065 तक पोल्यूशन 50% कम किया जा सकता है। यह सुनते ही साल्ट भड़क जाती है। वह कहती है कि सिर्फ आधा पोल्यूशन कम करने में 40 साल लगना मंजूर नहीं है। हर दिन उसके लोग इंसानों की लापरवाही की वजह से मर रहे हैं। अब वे ठीक से देख और सुन भी नहीं पा रहे। बर्ग समझ जाता है कि साल्ट बिल्कुल सही कह रही है। उसके पास माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह कहता है कि अगर दोनों प्रजातियां मिलकर काम करें तो शायद यह काम जल्दी हो जाए। साल्ट जवाब देती है कि अगर होमो एक्वा मदद करेगा तो बदलाव बहुत तेजी से आएगा। उसी पल एक भयानक तूफान शुरू हो जाता है। एक साथ कई देशों में समंदर का रूप बदल जाता है। इंसानों ने सालों में जितना कचरा समुद्र में फेंका था वह सब वापस जमीन पर आने लगता है। प्लास्टिक और गंदगी आसमान से गिरने लगती है। कहानी फिर वहीं पहुंच जाती है जहां से सब शुरू हुआ था। इतना नुकसान होने के बाद भी बर्ग समुद्र के लोगों से बातचीत जारी रखता है क्योंकि इंसान जानते थे कि यह लड़ाई वे जीत नहीं सकते। राहत की बात यह थी कि साल्ट अब भी बात करने को तैयार थी, लेकिन उसने साफ कहा शांति तभी होगी जब इंसान उसकी 3 शर्तें मानेंगे। साल्ट पहली शर्त बताती है समंदर में अब एक बूंद भी पोल्यूशन नहीं जाना चाहिए और इंसानों को अपने जहाज चलाना बंद करने होंगे। दूसरी शर्त और भी सख्त होती है। जमीन और समंदर के बीच साफ बॉर्डर बनाए जाएंगे। इंसान समंदर में नहीं जाएंगे क्योंकि वे जमीन पर रहने के लिए बने हैं। यह सुनते ही कमेटी के मेंबर्स भड़क जाते हैं। ऐसा हुआ तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लोग एक दूसरे से कट जाएंगे। माहौल बिगड़ता देख साल्ट अपनी आवाज बदलती है और इंसान का रूप ले लेती है। उसका असर होते ही कमरा शांत हो जाता है। लोग सीटों पर लौटते हैं और साल्ट फिर अपने असली रूप में आ जाती है। अब वह तीसरी शर्त बताती है शांति के लिए अगली मीटिंग समुद्र के अंदर होगी। वह कुछ कोऑर्डिनेट्स देती है और कहती है कि बर्ग को वहां खुद आना होगा। सिर्फ समंदर तक नहीं, उसे 5 मील नीचे डाइव करना पड़ेगा ताकि वह होमो एक्वा के घर में उनसे मिल सके। यही सब समझ जाते हैं कि अगली चुनौती कितनी खतरनाक है, क्योंकि 5 मील नीचे समंदर का प्रेशर इंसान के लिए जानलेवा होता है। आज तक कोई भी सबमरीन 5 मील नीचे तक जाने के लिए बनी ही नहीं थी। फिर भी बर्ग, जनरल पियर्स और उसकी टीम वेसल में सवार हो जाते हैं। हैच को बोल्ट से पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। लॉन्च के बाद मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में करीब 2.5 घंटे लगते हैं। सफर के दौरान छाहों लोग आपस में बात करने लगते हैं। अगर जिंदा लौटे तो घर जाकर क्या करेंगे। बर्ग देखता है कि टैड बहुत घबराया हुआ है तो वह उसे शांत करने की कोशिश करता है। दूसरों को हौसला देते हुए बर्ग खुद को भी संभाल रहा होता है। अचानक सबमरीन रुक जाती है। पियर्स ऊपर संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ ही देर में सबको लगता है कि सबमरीन बहुत तेजी से मूव कर रही है, जबकि सतह से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका होता है। प्रेशर चेक करते हुए मिन हैरान हो जाता है। बाहर का प्रेशर बिल्कुल जमीन जैसा था, जो नामुमकिन लग रहा था क्योंकि वे 5 मील नीचे थे। तभी जोर का झटका लगता है और सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। सभी तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। जब
हैच खुलता है तो सब चौंक जाते हैं। सबमरीन के अंदर पानी नहीं होता। वे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वे समंदर के नीचे एक विशाल गुफा में खड़े हैं। वहाँ का तापमान करीब 21 डिग्री होता है और हवा में भरपूर ऑक्सीजन मौजूद होती है। इस अजीब जगह को देखकर टीम अभी संभली भी नहीं थी कि साल्ट सामने आ जाती है। वह बताती है कि इतनी गहराई तक पहुंचने वाले वे पहले इंसान हैं। ये पूरा माहौल खास तौर पर इंसानों के लिए बनाया गया है, इसलिए वे अपने ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। साल्ट उन्हें मीटिंग रूम में ले जाती है जहां उसकी प्रजाति के लोग जमीन और समंदर के भविष्य पर फैसला करने के लिए जमा होते हैं। उसी रात केट को एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि कई देशों के डिप्लोमेट्स आपस में कोडेड बातें कर रहे हैं। कॉल के दौरान ही केट पर स्नाइपर हमला करता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाते हुए अपनी जान दे देता है। उधर टैड, जो अकेला डिप्लोमेट था जिसने मास्क नहीं उतारा, साल्ट को एक गिफ्ट देता है। बर्क को शक होता है कि वह ग्लोब सिर्फ दिखावा है। वह तुरंत आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जोरदार धमाका हो जाता है। ब्लास्ट में कई होमो एक्वा मारे जाते हैं और बर्क की पूरी टीम खत्म हो जाती है। सिर्फ बर्क बचता है क्योंकि साल्ट उसे बचा लेती है। उधर शेरले को मिशन पर गए डिप्लोमेट्स की मौत की खबर मिलती है और वह तुरंत मीडिया को जानकारी दे देती है। जल्द ही दुनिया को एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें लगता है कि साल्ट ने जानबूझकर बर्क और उसकी टीम को मारा है। संदेश साफ होता है, जो भी इंसान समंदर में जाएगा उसका यही अंजाम होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। वह वीडियो नकली था। सरकार ने जानबूझकर दोनों प्रजातियों के बीच नफरत फैलाने के लिए यह सब किया था। तेजी से सतह की तरफ तैरते हुए साल्ट देखती है कि बर्क को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया है। जमीन पर पहुंचते ही बर्क साफ बताता है कि ब्लास्ट का रीजन डेड था। केट उसकी बात मान लेती है, लेकिन कहती है कि साल्ट से पूछताछ जरूरी है। फिलहाल साल्ट को हिरासत में ले लिया जाता है। केट तुरंत यह पता लगाने में लग जाती है कि उस आदमी को पैसे किसने दिए थे। जांच में सामने आता है कि उसे स्टेज 4 कैंसर था और वह मिशन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। साल्ट की तेज समझ की वजह से उसकी प्रजाति पर आरोप नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसे एक स्टील के डब्बे में बंद कर दिया जाता है। जब बर्क को पता चलता है कि साल्ट पर लैब में एक्सपेरिमेंट होंगे तो वह एक्शन लेता है। वह ट्रक की चाबी उठाता है, गाड़ी रिवर्स करता है और डब्बे को नदी में गिरा देता है। साल्ट आजाद होते ही बर्क भी पानी में कूद जाता है और साल्ट उसे बचा लेती है। उसी रात होमो एक्वा इंपीरियल हाउस में नई मीटिंग बुलाते हैं। इस बार साल्ट की जगह टाइड नाम का सीमैन आता है। वह गुस्से में कहता है कि इंसान इतने पागल हो चुके हैं कि अपने ही लोगों को धमाके में मरवा दिया। केट माफी मांगती है, लेकिन टाइड सिर्फ एक सवाल पूछता है, साल्ट कहाँ है? वह कहता है कि उनके लिए साल्ट अब गद्दार है क्योंकि उसने अपने लोगों की बजाय एक इंसान को बचाया। जब उसे पता चलता है कि साल्ट बर्क की मदद से भाग चुकी है और अब गायब है, तो टाइड आदेश देता है उसे ढूंढकर वापस लाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो असली लड़ाई अब शुरू होगी। जब पूरा शहर उन्हें ढूंढ रहा होता है, तब साल्ट और बर्क एक गुमनाम वेयरहाउस में छुपे होते हैं। आजादी मिलने की खुशी में साल्ट हल्का सा मुस्कुराती है। बर्क से बात करते हुए वह पूछती है कि उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। उसी पल दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। सच्चाई यह थी कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन बर्क अब भी परेशान था। वह कहता है कि साल्ट को वापस समंदर चले जाना चाहिए। साल्ट जानती थी कि अगर वह लौटी तो उसकी ही प्रजाति उसे गद्दार कहकर मार देगी। ये सुनकर बर्क फैसला करता है कि उन्हें शहर छोड़ना होगा। वह अपनी पार्टनर की मदद से एक लड़के का मोबाइल चुराता है और बारबरा यानी अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है। उसे लगता है कि शायद वही उनकी मदद कर सके, लेकिन बारबरा कॉल को गवर्नमेंट एजेंट्स के साथ शेयर कर देती है और बर्क को पकड़वाने के लिए मिलने की जगह तय करती है। जब बर्क देखता है कि बारबरा गाड़ी पैक कर रही है तो वह साल्ट के साथ ब्रिज की तरफ भागता है। वहां दोनों को घेर लिया जाता है। तभी केट की टीम का एक आदमी बताता है कि वह वीडियो नकली है जिसमें साल्ट को इंसानों के खिलाफ दिखाया गया था। सच्चाई सामने आते ही केट अपने फौजियों को पीछे हटने का आदेश दे देती है, लेकिन जनरल गन्सबर्ग जिद पर अड़ जाता है। वह कहता है कि उस औरत को रोका ही जाएगा। जैसे ही केट को समझ आता है कि जनरल जरूरत पड़ने पर साल्ट को मार भी सकता है, वह तुरंत अपनी टीम को आदेश देती है, टारगेट बदलो और ब्रिटिश फौजियों पर बंदूक तान दो। दोनों फौज आमने सामने खड़ी होती हैं। हालात बेकाबू होने ही वाले होते हैं कि तभी साल्ट एक भयानक चीख मारती है और नदी में कूद जाती है। उसी रात होमो एक्वा एक अजीब आवाज निकालते हैं। समंदर के पास के शहरों से सारे कुत्ते खींचते हुए बीच तक आ जाते हैं। फिर फिशिंग नेट्स से उन्हें पकड़ लिया जाता है। अगले दिन जब जानवरों के बारे में पूछा जाता है तो टाइड ठंडे लहजे में कहता है, हमने उन्हें खा लिया, ठीक वैसे ही जैसे इंसान मछलियां खाते हैं। सैटेलाइट इमेजेस देखकर साइंटिस्ट डर जाते हैं। होमो एक्वा ग्लेशियर्स पिघला रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंटार्कटिका हर साल 300 बिलियन टन बर्फ खो देगा। समुद्र का लेवल 1600 फीट तक बढ़ सकता है और ज्यादातर इंसान डूब जाएंगे। अब जनेथन टाइड से इंसानियत बचाने की बात करता है। जवाब में टाइड साफ कह देता है, इंसानों के पास सिर्फ 5 साल हैं। अगर इस दौरान प्लेनेट ठीक नहीं हुआ तो पूरी इंसानी प्रजाति खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि तुम लोग इस धरती पर रहने लायक ही नहीं हो। उधर अथॉरिटीज तय करती हैं कि बर्क का क्या
किया जाए। उसे एक होटल रूम में निगरानी में रखा जाता है। एक दिन खाना खाने के बाद बर्क बेहोश हो जाता है। उसके कमरे में साइंटिस्ट घुसते हैं। सोते वक्त उसके शरीर में इंजेक्शन दिया जाता है और फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं ताकि बाद में उसे झूठे इल्जाम में फंसाया जा सके। साइंटिस्टों के जाते ही बर्क को होश आ जाता है। वह चुपचाप बीच की तरफ चला जाता है, इस उम्मीद में कि शायद साल्ट मिल जाए। सूरज निकलते ही फिश वुमन सामने आती है। बर्क उसे देखकर दौड़ता है। उसे जिंदा देखकर वह राहत महसूस करता है, लेकिन भागने की बजाय साल्ट कहती है कि टाइड के साथ नया एग्रीमेंट मांगो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लोग पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म कर देंगे। इतना कहकर वह जाने लगती है। जाने से पहले साल्ट बर्क को किस करती है और फिर समुद्र में वापस चली जाती है। बर्क तुरंत केट और उसकी टीम के पास पहुंचता है ताकि टाइड को मैसेज भेजा जा सके, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ दिन बाद दुनिया भर के कोस्ट पर लाखों होमो एक्वा की लाशें मिलने लगती हैं। जांच में पता चलता है कि वे एक बीमारी से मर गए हैं। उनके गिल्स बंद हो गए थे और वे पानी में सांस नहीं ले पाए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि बीमारी का असर सिर्फ होमो एक्वा पर हुआ, बाकी सारे समुद्री जीव पूरी तरह सुरक्षित थे। ये सुनकर केट को एहसास होता है कि यह शायद इंसानों का बनाया हुआ वायरस था। उसे अफसोस होता है कि वह पहले यह समझ नहीं पाई। उसी दिन केट की टीम को समंदर की गहराई से मदद का सिग्नल मिलता है। बर्क को दोबारा मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि साल्ट उससे मिलने आ रही है तो वह खुशी के मारे रो पड़ता है। खुद को बड़ी मुश्किल से उसे गले लगाने से रोक पाता है। लड़ाई खत्म होने का ऐलान किया जाता है। साल्ट बताती है कि उनकी सिर्फ 10% आबादी बची है। वह साफ कहती है जिन लोगों ने यह कायराना हमला किया है उन्हें सजा पानी खुद देगा। दोनों स्पीशीज के बीच रिश्ते दोबारा बनाने के लिए केट एक खास जगह चुनती है। वह बताती है कि यहाँ दुनिया का सबसे गहरा समंदर है। न वहाँ इंसानों की गंदगी पहुँची है और न ही कोई खतरा। यही जगह अब होमो एक्वा का नया घर होगी। जाने से पहले साल्ट अपने दोस्त का दर्दनाक अंत दिखाती है। वह बताती है कि उनके लोग लड़ाई इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि जो बचे हैं वे इंसानों से डर चुके हैं। वे इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि चालाकी उनकी फितरत में नहीं है। होमो एक्वा के जाते ही ग्रेट हॉल के कांच के पैनलों में दरारें पड़ने लगती हैं। पानी अंदर आने वाला होता है। लोग घबराकर भागने लगते हैं। बर्क शांति से खड़ा रहता है, लेकिन हैना उसे आखिरी वक्त पर बचा लेती है। उसी दिन केट को बर्क की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट बताती है कि उसका डीएनए बदल चुका है। अब उसके जीन्स होमो एक्वा जैसे हो गए हैं। यह जानकर केट फैसला करती है कि बर्क को समंदर ले जाया जाए ताकि वह साल्ट से फिर मिल सके। साल्ट को किस करते ही बर्क के गिल्स निकल आते हैं और वह पानी के अंदर भी सांस लेने लगता है। अब उसके पास अपनी किस्मत चुनने का मौका होता है और वह फैसला करता है कि वह साल्ट के साथ समंदर में ही रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।